Hello students, myself Sunil Patidar. We are here to discuss your botany portion of MTS 8, that is Principle of Inheritance and Variation. Let's start with question 101. Question 101 is black fur in mice is dominant over brown fur and short tail are dominant over long tails. टैट्स लिखा है, यहाँ टेल्स है. यस, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ प्रोजेनी ऑफ क्रॉस बिटवीन, इन दो जीनोटाइप के बीच में क्रॉस करवाना है तो पूछ रहा है विल बी एक्सेप्टेड हैव ब्लैक फर विद लॉन्ग टेल्स. यस, प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन है. देख लीजिए, क्रॉस करवा देते हैं. कौन कौन सा जीनोटाइप? कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल टी स्मॉल टी. इसका क्रॉस करवाया जा रहा है कैपिटल बी एंड स्मॉल टी. स्मॉल टी से ये पेरेंट हो गया. किसी एक को मेल मान सकते हैं, किसी एक को फीमेल मान सकते हैं. लेट्स फॉर्म द गैमीट. और सबको पता है गैमीट फॉर्मेशन में लॉ ऑफ सेग्रीगेशन लगता है हमेशा. कैपिटल बी यहाँ होगा, यहाँ स्मॉल टी, कैपिटल टी और ये रहा स्मॉल टी. यस, कैपिटल बी वाला जो एलील है वो कैपिटल टी वाले एलील के साथ गैमीट बना सकता है. कैपिटल बी एलील स्मॉल टी एलील के साथ गैमीट बना सकता है. इधर सॉरी, यस, स्मॉल बी वाला जो एलील है वो कैपिटल टी एलील के साथ गैमीट बना सकता है और स्मॉल बी स्मॉल टी एलील के साथ गैमीट बना सकता है. सो दीज आर द गैमीट्स प्रोड्यूस्ड बाय दिस जीनोटाइप. नाउ यहाँ दोनों ही होमोजाइगस है. कैपिटल बी और कैपिटल बी दोनों में से एक आ जाएगा किसी भी गैमीट में, और यहाँ पर स्मॉल टी दोनों में से कोई एक आ जाएगा. तो यहाँ ओनली वन टाइप ऑफ गैमीट फॉर्मेशन होगा. दोनों के गैमीट आ चुके हैं, फर्टिलाइजेशन फ्यूज़न करवा सकते हैं. यहाँ मेल गैमीट लिखते हैं. यस, मेल गैमीट है कैपिटल बी कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल टी एंड स्मॉल बी स्मॉल टी. और यहाँ फीमेल लिखते हैं, फीमेल गैमीट, फीमेल होमोजाइगस था तो एक ही टाइप का गैमीट बनेगा कैपिटल बी स्मॉल टी. नाउ फ्यूज़न करवाओ. यस, अगर ये वाला गैमीट मेल गैमीट इस फीमेल गैमीट के साथ फ्यूज़ होता है तो क्या जीनोटाइप बनेगा प्रोजेनी का? कैपिटल बी कैपिटल टी स्मॉल टी. इसका फ्यूज़न इसके साथ कराएंगे कैपिटल बी स्मॉल टी. इस वाले गैमीट का फ्यूज़न अगर इस फीमेल गैमीट से होता है तो बनेगा कैपिटल बी कैपिटल टी एंड स्मॉल टी. एंड दिस गैमीट, अगर ये गैमीट फ्यूज होगा मेल गैमीट फीमेल के साथ तो बनेगा कैपिटल बी स्मॉल टी एंड स्मॉल टी. यस, अब देखो ये प्रोजेनी के जाइगोट्स के जीनोटाइप आ गए क्रॉस से. पूछा क्या है हमें? ब्लैक फर विद लॉन्ग टेल्स. तो जीनोटाइप है तो इनको देख के हम फिनोटाइप लिख सकते हैं. कैपिटल बी जो है ये ब्लैक फर के लिए, तो यहाँ दोनों जगह कैपिटल बी है तो ये हो जाएगा ब्लैक फर. और टेल में कैपिटल टी जो है ये शॉर्ट टेल के लिए है और स्मॉल टी लॉन्ग टेल के लिए है. तो शॉर्ट टेल आर डोमिनेंट ओवर. यस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? शॉर्ट टेल हो जाएगा. यस, ये डोमिनेंट है, स्मॉल टी वाला डोमिनेंट है. सॉरी, कैपिटल टी ये शॉर्ट टेल के लिए है तो डोमिनेंट होगा. ये अपना ये क्या हो जाएगा? आपका शॉर्ट टेल हो जाएगा. यस, यहाँ पर वापस कैपिटल बी है तो ब्लैक फर हो जाएगा. और स्मॉल टी है. स्मॉल टी जो है आप देखो ये लॉन्ग टेल्स के लिए है जो कि रेसेसिव कैरेक्टर है. तो दोनों ही अगर होमोजाइगस कंडीशन में हैं तो ये क्या हो जाएगा? लॉन्ग, ब्लैक फर एंड लॉन्ग टेल. यस, यहाँ लॉ ऑफ डोमिनेंस लगेगा. वापस से ब्लैक फर डोमिनेंट होगा स्मॉल बी पर, और यहाँ वापस से जो शॉर्ट टेल है आपका, ये रहा कैपिटल टी शॉर्ट टेल, ये डोमिनेंट होगा किस पर? लॉन्ग टेल पर. तो यहाँ आ जाएगा आपका शॉर्ट टेल. यस, नेक्स्ट ये वापस से ब्लैक फर होगा और स्मॉल टी है तो स्मॉल टी जो है वो यहाँ लॉन्ग टेल के लिए दिया है तो ये हो जाएगा. पूछा क्या है? ब्लैक फर विद लॉन्ग टेल्स. तो ब्लैक फर विद लॉन्ग टेल्स, एक तो ये आ रहा है ब्लैक फर विद लॉन्ग टेल और एक ये आ रहा है. टोटल 4 टाइप के फिनोटाइप और जीनोटाइप मिल रहे हैं, जिसमें से 2 हमारे पास आ रहे हैं ब्लैक फर और लॉन्ग टेल वाले. तो 2/4. सो प्रोबेबिलिटी इज 1/2 इज द आंसर. यस, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज
A true breeding line or pure line is one that has undergone continuous self pollination. Yes, मेंडल ने ट्रू ब्रीडिंग का मतलब होता है, या ट्रू ब्रीडिंग जो करवाए थे उन्होंने उसमें सेल्फ पॉलिनेशन करवाया था। और सेल्फिंग की एक खास बात यह है कि जब जब हम सेल्फिंग कराते हैं तो होमोजाइगोटिसिटी यानी कि जो होमोजाइगस जीन है, यस, होमोजाइगोटिसिटी वो इंक्रीज होती है। होमोजाइगोटिसिटी इंक्रीज होती है तो होमोजाइगस को हम क्या बोलते हैं? प्योर। जैसे चाहे होमोजाइगस डोमिनेंट हो चाहे होमोजाइगस रेसेसिव हो, ये अपने कैरेक्टर के लिए क्या होगा? प्योर होगा। दोनों ही एलील इसमें सेम होंगे। यस, तो यहाँ आएगा आपका सेल्फ पॉलिनेशन एंड शो द स्टेबल ट्रेट ऑफ सेवरल फॉर सेवरल जनरेशन। यस, एनसीईआरटी की लाइन है, सीधा आंसर इसका फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द अनमॉडिफाइड एलील रिप्रेजेंट द एलील। अनमॉडिफाइड एलील रिप्रेजेंट, देखो जो अनमॉडिफाइड एलील होता है वो जनरली वाइल्ड एलील कहा जाता है, और वाइल्ड एलील जो होते हैं वो जनरली कैसे होते हैं? डोमिनेंट होते हैं। डोमिनेंट होते हैं क्योंकि आपने म्यूटेशन में पढ़ा है कि म्यूटेशंस आर जनरली रेसेसिव्स। यस, और अनमॉडिफाइड का मतलब होता है कि उसमें कोई चेंज नहीं आया है, और कोई चेंज नहीं आया इसका मतलब वो म्यूटेंट नहीं है। तो अनमॉडिफाइड एलील या अनम्यूटेंट एलील कैसे होते हैं? जनरली डोमिनेंट। एंड जनरली म्यूटेंट एलील जो होते हैं, म्यूटेशन जो होता है, या मॉडिफाइड एलील जो होते हैं, यस, म्यूटेशन जनरली वो होता है रेसेसिव एलील्स में। तो यहाँ देख सकते हैं अनमॉडिफाइड एलील रिप्रेजेंट द डोमिनेंट एलील एंड द मॉडिफाइड एलील। मॉडिफाइड एलील को आप बोल सकते हो म्यूटेंट एलील, क्योंकि मॉडिफाइड का मतलब होता है जिसमें चेंज आ चुका है, और चेंज किसके थ्रू आ सकता है एलील्स में? म्यूटेशन के थ्रू आ सकता है, या फिर और क्रॉसिंग ओवर वगैरह इनके थ्रू आ सकता है। यस, इज जनरली द रेसेसिव एलील। तो देख सकते हैं आप अनमॉडिफाइड एलील डोमिनेंट होगा एंड मॉडिफाइड एलील कैसा होगा? रेसेसिव होगा। फोर्थ आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फिनोटिपिक एक्सप्रेशन ऑफ कैरेक्टर्स इन द हाइब्रिड और F1 इंडिविजुअल इज इंटरमीडिएट ऑफ द। देखो कह रहा है कि F1 में F1 के जो कैरेक्टर हैं वो इंटरमीडिएट हैं दोनों पेरेंट्स के। इंटरमीडिएट का मतलब जब F1 का जो कैरेक्टर दोनों पेरेंट्स के बीच का कैरेक्टर हो तो वो होता है कौन सा? आपका इनकम्प्लीट डोमिनेंस में ऐसा होता है। जैसे कॉरेंस ने किया था एक्सपेरिमेंट, रेड फ्लावर लिया था और वाइट फ्लावर लिया था, दोनों का क्रॉस करवाया था। यस, कैपिटल आर और स्मॉल आर का क्रॉस करवाएंगे। यस, तो ऑब्वियसली F1 इज हेट्रोजाइगस एंड अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डोमिनेंस जो डोमिनेंट एलील है रेड वाला, यस, वो अपने आप को शो करेगा। तो इसका कलर होना चाहिए था रेड, लेकिन कॉरेंस को इसका कलर रेड नहीं मिलता, इसका कलर क्या मिलता है? पिंक मिलता है। सो पिंक जो है वो दोनों पेरेंट रेड और वाइट के बीच का कोई कैरेक्टर आया, और जब ऐसा कंडीशन जब आता है तो वो हो जाता है आपका क्या? इनकम्प्लीट डोमिनेंस हो जाता है। कोडोमिनेंस के केस में जो F1 होता है, F1 हाइब्रिड जो होता है वो दोनों ही पेरेंट्स से रिजेंबल करता है, उसके कैरेक्टर दोनों पेरेंट्स से रिजेंबल करते हैं। जबकि इनकम्प्लीट डोमिनेंस में जो कैरेक्टर F1 के होते हैं वो दोनों पेरेंट्स के इंटरमीडिएट बीच वाला कैरेक्टर होता है। तो आंसर कौन सा आ जाएगा? आंसर आ जाएगा आपका इनकम्प्लीट डोमिनेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लॉ ऑफ डोमिनेंट इज एप्लीकेबल इन। 4 एग्जाम्पल दिए हैं, उसमें से पूछा है कि लॉ ऑफ डोमिनेंस किस में एप्लीकेबल होगा? सीड कलर इनहेरिटेंस इन पी में सीड कलर का इनहेरिटेंस, तो सबको पता है कि सीड कलर जो होता है 2 टाइप का सीड कलर एनसीईआरटी में दिया है, एक ग्रीन और एक येलो। यस, येलो एंड ग्रीन। तो यहाँ पे साफ सुथरा लॉ ऑफ डोमिनेंस फॉलो किया जाता है। डाई हाइब्रिड क्रॉस में आपको बताया जाता है। यस, तो येलो जो है ये डोमिनेंट होगा और ग्रीन ये रेसेसिव एलील होगा या रेसेसिव कैरेक्टर होगा। तो ये एप्लीकेबल होगा यहाँ पे। यस, फ्लावर कलर इनहेरिटेंस इन स्नैपड्रैगन नहीं, ये अभी हमने देखा है। स्नैपड्रैगन में रेड फ्लावर और वाइट फ्लावर का जब क्रॉस कराया जाता है तो F1 हाइब्रिड जो होती है वो पिंक मिलती है, यानी कि ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस के लिए एप्लीकेबल है। इनहेरिटेंस ऑफ स्टार्च ग्रेन साइज इन P, यस, एनसीईआरटी में गिवन है। मल्टीपल एलील के बाद कुछ दिया है कि P में जो स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम होता है उसको कंट्रोल करने वाला, उसके फॉर्मेशन को कंट्रोल करने वाला जीन B जीन होता है।
एवरी जीन हैज़ 2 एलील, वन इज़ डोमिनेंट एंड वन इज़ रेसेसिव, एक रेसेसिव होगा। अब अगर हम कंडीशन बनाएं इनके जीनोटाइप तो कैपिटल बी हो सकता है, कैपिटल बी स्मॉल बी हो सकता है और स्मॉल बी। एक सिंगल इंडिविजुअल के अंदर एक जीन के ये 3 जीनोटाइप पॉसिबल है। कैपिटल बी डोमिनेंट है तो ये साइज जो है स्टार्च ग्रेन का वो लार्ज रहेगा, तो ओवरऑल पी का साइज भी लार्ज रहेगा। और ये रेसेसिव है तो स्टार्च ग्रेन का साइज स्मॉल रहेगा, ओवरऑल पी का साइज भी क्या रहेगा, पी सीड का साइज स्मॉल। कैपिटल बी है तो यहाँ लार्ज साइज रहेगा। कैपिटल बी स्मॉल बी, एनसीईआरटी में देखना, कैपिटल बी स्मॉल बी जो है ये अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डोमिनेंस कैपिटल बी को अपना डोमिनेंस शो करना था और साइज कैसा दिखाई देना था, लार्ज, लेकिन यहाँ लार्ज साइज नहीं, यहाँ क्या होता है, इंटरमीडिएट साइज। और जब भी इंटरमीडिएट वर्ड अभी पढ़ा है हमने, जब भी F1 के कैरेक्टर इंटरमीडिएट हो दोनों प्रोजेनी से तो वो शो करेगा इनकम्प्लीट डोमिनेंस को, तो ये भी डोमिनेंस को शो नहीं करता। इनहेरिटेंस ऑफ एबी ब्लड ग्रुप इन ह्यूमंस, एबी ब्लड ग्रुप इन ह्यूमंस जो है ये को डोमिनेंस का एग्जाम्पल है, ये भी डोमिनेंस को शो नहीं करेगा। सो द आंसर इज 1। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द क्रॉस फॉर द प्लियोट्रोपिक जीन कैपिटल R इन पी सीड। प्लियोट्रोपिक जीन ऐसे जीन जो एक साथ कई कैरेक्टर्स को मल्टीपल कैरेक्टर्स को अफेक्ट करते हैं, जैसे अभी हमने देखा कि P में स्टार्च ब्रांचिंग को कंट्रोल करने वाला जीन कैपिटल B जीन, इट हैज़ 2 एलील, यस 2 एलील होंगे। और ये जो B जीन है, यस ये 2 कैरेक्टर को P में अफेक्ट करता है। एक तो स्टार्च ग्रेन के साइज को अफेक्ट करता है क्योंकि ये स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम बनाता है, यस, और एक अफेक्ट करता है P के सीड को के शेप को, तो सीड का साइज और सीड का शेप, ये B जीन इन 2 कैरेक्टर को अफेक्ट करता है। तो ऐसा जीन जो मोर देन 1 कैरेक्टर या मोर देन 2 कैरेक्टर को अफेक्ट करे, 2 कैरेक्टर को अफेक्ट करे, उसे क्या कहते हैं, प्लियोट्रोपिक जीन कहते हैं। अब ये दिया है कैपिटल R लार्ज साइज का, यस, B जीन की जगह इसने R दे दिया है तो कोई नहीं, हम R भी मान सकते हैं। R जो है कैपिटल R इसका डोमिनेंट होगा और स्मॉल r इसका रेसेसिव होगा। यस, कैपिटल R डोमिनेंट साइज के लिए लार्ज होगा और स्मॉल r जो है रेसेसिव साइज के लिए स्मॉल होगा। ये लिखा है इसने, लार्ज स्टार्च ग्रेन एंड स्मॉल स्टार्च ग्रेन। F1 जो बनेगी वो बनेगी कैपिटल R एंड स्मॉल r। क्या दिया है, अकॉर्डिंगली विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर F1 हाइब्रिड। F1 हाइब्रिड जो है ये स्मॉल r कैपिटल R, इसके बारे में क्या सही है। 4 ऑप्शन है, पढ़ लेते हैं। इट पोजेज इंटरमीडिएट साइज्ड स्टार्च ग्रेन, ये बिल्कुल सही बात है कि कैपिटल R और स्मॉल r अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डोमिनेंस जो है कैपिटल R वाला अपना डोमिनेंस शो करना चाहिए, तो इसका साइज होना चाहिए था क्या, लार्ज, लेकिन लार्ज की बजाय इसका साइज कैसा होता है, इंटरमीडिएट या मीडियम साइज होता है। यस, तो ये लॉ ऑफ डोमिनेंस को फॉलो नहीं करता, ये दिखाता है किसको, इनकम्प्लीट डोमिनेंस को दिखाता है। तो सही बात है, कैपिटल R स्मॉल r का साइज जो है वो इंटरमीडिएट होगा। इट पोजेज राउंड सीड, यस, ये शेप के लिए जो है, जो R जीन है शेप के लिए तो डोमिनेंस को शो करता है, और ये रहा शेप के लिए डोमिनेंस को शो करता है और साइज के लिए ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस को शो करता है। यानी कि कैपिटल R और स्मॉल r जो है अगर इसका शेप देखे तो वो होगा राउंड, लेकिन अगर साइज देखे तो वो होगा इंटरमीडिएट, और इंटरमीडिएट तो साइज के लिए हो गया इनकम्प्लीट डोमिनेंट, और शेप के लिए क्या हो गया, ये शेप के लिए हो गया आपका डोमिनेंट। यस, तो राउंड सीड होगा, सही बात है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस कैन बी ऑब्जर्व्ड, यस, इसी की बात कर रहे हैं हम। मोर देन वन ऑप्शन इज करेक्ट, दैट इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मेंडल स्टडीड 7 पेयर ऑफ contrasting traits in pea plant which are correct options in given alternative। ओके, मेंडल ने जो 7 कैरेक्टर दिए हैं उसके बारे में 4 ऑप्शन दिए हैं, कौन सा करेक्ट है देख लेते हैं। 2 कैरेक्टर आर फ्लावर बेस्ड, तो फ्लावर बेस्ड कैरेक्टर कौन कौन से थे, फ्लावर कलर था और फ्लावर की पोजीशन थी। यस, ये 2 कलर, सही बात है, सही दिया है ये। 2 कलर बेस्ड कैरेक्टर, तो 2 कलर बेस्ड देख लेते हैं। कलर बेस्ड कैरेक्टर एक तो फ्लावर कलर का था, एक सीड कलर का था और एक पॉड कलर का था। तो कलर बेस्ड कैरेक्टर 2 नहीं, कितने होने चाहिए, 3, ये गलत हो गया, आगे पढ़ने की ज़रूरत नहीं।
2 कैरेक्टर फ्लावर बेस्ड सही है, फ्लावर कलर एंड फ्लावर पोजीशन। 3 कैरेक्टर कलर बेस्ड, ये भी सही बात है। कौन कौन से? फ्लावर कलर, सीड कलर एंड पॉड कलर, सही है। नेक्स्ट 1 हाइट बेस्ड कलर, ओके, हाइट के लिए एक ही कैरेक्टर था। 2 सीड बेस्ड, यस, सीड कलर एंड सीड शेप, तो ये भी सही हो गया। 2 पॉड बेस्ड, यस इट इज ऑल्सो करेक्ट, पॉड कलर एंड पॉड शेप, ये भी सही हो गया। तो आंसर तो ये सही है लगभग। यहाँ पढ़ लेते हैं। इसके अलावा ये भी 3 कलर बेस्ड है, सही बात है। 1 फ्लावर बेस्ड नहीं है, फ्लावर बेस्ड कैरेक्टर 2 है, फ्लावर कलर एंड फ्लावर पोजीशन। 3 हाइट बेस्ड, ये गलत हो गया। 3 कैरेक्टर पॉड बेस्ड नहीं, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ बोथ पेरेंट्स आर कैरियर फॉर सिस्टिक फाइब्रोसिस, लिखा है इसने कि ऑटोसोमल डिसऑर्डर है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द चाइल्ड बॉर्न विल बी अफेक्टेड बाय द डिसऑर्डर। कहा है कि अगर दोनों पेरेंट सिस्टिक फाइब्रोसिस के कैरियर हैं, जो कि एक ऑटोसोमल डिसऑर्डर है, तो उनके प्रोजेनी के कितनी प्रोबेबिलिटी होगी इस डिसऑर्डर से अफेक्ट होने की। तो ऑटोसोमल है और कैरियर है, इसका मतलब कैपिटल ए स्मॉल ए और कैपिटल ए स्मॉल ए। कैरियर रेसेसिव डिसऑर्डर है, रेसेसिव डिसऑर्डर है तो ये रेसेसिव डिसऑर्डर, रेसेसिव एलील अपने आप को ओनली होमोजाइगस कंडीशन में एक्सप्रेस करते हैं। तो अगर डिजीज कोई प्रोजेनी होगी तो कब होगी? जब उसका जीनोटाइप हो स्मॉल ए एंड स्मॉल ए। कह रहा है कैरियर है, कैरियर है का मतलब एक इसके पास जीन है, यस, और एक जीन है, ये रेसेसिव डिसऑर्डर है इसलिए अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करता रेसेसिव डिसऑर्डर कैरियर्स में, यस। तो देख लेते हैं, गैमीट बनेंगे, गैमीट बनेंगे तो गैमीट बनेंगे, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन लगेगा। यहाँ कैपिटल ए और स्मॉल ए एलील अलग होंगे, कैपिटल ए और यहाँ भी कैपिटल ए स्मॉल ए एलील अलग होंगे, ये गैमीट्स में जाएंगे, यस। फ्यूजन ऑफ जाइगोट अगर होगा तो कैपिटल ए वाला जीनोटाइप का जाइगोट बन सकता है, कैपिटल ए स्मॉल ए वाला जाइगोट बन सकता है, कैपिटल ए स्मॉल ए वाला एंड स्मॉल ए वाला जाइगोट बन सकता है, यस। अब आपको पता है कि जो आपकी सिस्टिक फाइब्रोसिस है वो एक रेसेसिव डिसऑर्डर है, एंड रेसेसिव डिसऑर्डर और रेसेसिव एलील्स आर ओनली एक्सप्रेस इन होमोजाइगस कंडीशंस। सो 4 प्रोजेनी में से कितनी प्रोजेनी अफेक्ट होने के चांस हैं? 1 अफेक्ट होने के चांसेस हैं। सो द आंसर इज 1/4। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ मेनी types of genotype and phenotypes respectively are possible in the ABO blood group system in human beings। कि human beings में ABO blood group system में कितने जीनोटाइप और कितने फिनोटाइप पॉसिबल है। लेट्स से हम सबको पता है कि ह्यूमंस में ABO ब्लड ग्रुप को रेगुलेट करने वाला जो जीन है वो है आई जीन, एंड आई जीन हैज़ 3 एलील्स। आई जीन के 3 एलील होते हैं, यस। देखो किसी भी सिंगल जीन के कितने भी एलील हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 30 हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं, लेकिन एक इंडिविजुअल की अगर हम बात करें, यस, अगर हम ह्यूमन की बात करें एक सिंगल इंडिविजुअल की, तो हम ह्यूमन डिप्लॉयड है, तो चाहे जीन 3 हैं लेकिन सिंगल इंडिविजुअल में डिप्लॉयड होने की वजह से कितने एलील का इनहेरिटेंस हम एक साथ स्टडी कर सकते हैं? 2 एलील्स का इनहेरिटेंस हम एक साथ स्टडी कर सकते हैं। बाकी होने को कितने भी एलील हो सकते हैं। कौन कौन से 3 एलील हैं? एक एलील ए है जिसको हम आई ए से रिप्रेजेंट करते हैं, एक एलील बी जिसको आई बी से रिप्रेजेंट करते हैं, एक एलील ओ जिसको आई ओ या स्मॉल आई से रिप्रेजेंट करते हैं। हियर एलील ए एंड बी बोथ आर डोमिनेंट एंड दिस एलील स्मॉल आई इज रेसेसिव। नाउ पूछ रहा है कि कितने पॉसिबल जीनोटाइप बन सकते हैं, तो जीनोटाइप कॉम्बिनेशन बना सकते हैं हम। देखो कैसे, पहले तो आई ए वाला एलील ए वाले एलील के साथ जा सकता है, ए वाला एलील बी वाला एलील के साथ कॉम्बिनेशन बना सकता है, ए वाला एलील ओ वाले एलील के साथ कॉम्बिनेशन बना सकता है। 3 ही हो गए, ओ के तीनों के साथ हो गए, अब बी के बना लो, यस। तो बी वाला एलील जो है ये बी वाले के साथ कॉम्बिनेशन बना सकता है जीनोटाइप का, बी वाला एलील ए वाले के साथ बना सकता है जो हमने बना दिया है, बी और ए, यस। बी वाला एलील ओ के साथ बना सकता है। अब ओ वाले को ले लो, तो ओ वाला ए के साथ बना सकता है, ये भी ले लिया, ओ वाला बी के साथ कॉम्बिनेशन बना सकता है, ये जीनोटाइप भी ले लिया। अब बचता है सिर्फ ओ वाला ओ के साथ, तो जीनोटाइप आप गिन सकते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6, यस। 6 तो जीनोटाइप हो गए। अब इनके फिनोटाइप देखें
तो ए और ए दोनों जगह ए एलील है, तो ब्लड ग्रुप यानी कि फिनोटाइप होगा इसका ए। यस, ए और बी, यस, एंड मैंने बताया कि ए एंड बी दोनों ही डोमिनेंट है, एंड मोर बेटर हम कहें कि दे आर को डोमिनेंट, दोनों ही को डोमिनेंट है। मतलब अगर किसी ह्यूमन में ए एलील भी है और बी एलील भी है तो वो दोनों ही अपने आप को फ्रीली एक्सप्रेस करेंगे, एंड द रिजल्ट ब्लड ग्रुप विल बी ए बी। नाउ आई ए आई ओ, ए डोमिनेंट है और रेसेसिव है, तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डोमिनेंस इसका ब्लड ग्रुप हो जाएगा क्या, ए ब्लड ग्रुप हो जाएगा। ए अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, यहाँ दोनों ही कैपिटल बी है तो ब्लड ग्रुप बी हो जाएगा। यहाँ बी डोमिनेंट है और रेसेसिव है तो लॉ ऑफ डोमिनेंस लगेगा, ब्लड ग्रुप बी, एंड हियर ओ। तो आप देख सकते हैं फिनोटाइप कितने बने, ए बना, बी बना, ए बी बना एंड ओ बना। तो 4 तो फिनोटाइप बने और 6 जीनोटाइप बन जाएंगे। यस, हम 6 जीनोटाइप बन जाएंगे। अब देखो इनको हम मिला सकते हैं। क्या पूछा है, पहले जीनोटाइप पूछा है फिनोटाइप, जीनोटाइप पूछा है तो 6 तो जीनोटाइप हो जाएंगे और 4 फिनोटाइप हो जाएंगे। आंसर इज सेकेंड। नेक्स्ट, इन अ सीरियल प्लांट फुल एंडोस्पर्म इज डोमिनेंट over shrunken endosperm and the yellow colored endosperm is dominant over white endosperm. Yes, the dihybrid was test crossed which produced 4 phenotypes in the following percentage. कह रहा है कि भाई एक डाईहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस है। टेस्ट क्रॉस किस किस के बीच होता है, F1 हेट्रोजाइगस के बीच होता है और होमोजाइगस रेसेसिव के बीच होता है। In cereal plant, the full endosperm is dominant over shrunken endosperm and the yellow colored endosperm is dominant over white. Yes, full endosperm dominant है और shrunken के ऊपर, यहाँ yellow color dominant है किसके ऊपर, white color के ऊपर। तो white color के लिए एलील हो जाएगा small y। देखते हैं, the dihybrid capital F small f capital Y small y was test cross which produce 4 phenotypes in the following percentage. Yes, इसका टेस्ट क्रॉस करवाया जा रहा है इस डाईहाइब्रिड का। तो आप सब जानते हैं कि टेस्ट क्रॉस जो है वो क्या होता है, टेस्ट क्रॉस होता है कि जब F1 हाइब्रिड का क्रॉस कराया जाता है होमोजाइगस रेसेसिव से। तो F1 हाइब्रिड कौन है यहाँ, कैपिटल F स्मॉल f एंड कैपिटल Y स्मॉल y। अगर इसको हम मेल मान लेते हैं तो होमोजाइगस रेसेसिव हो जाएगा इसका स्मॉल f एंड स्मॉल y। दिस इज टेस्ट क्रॉस। यस, तो ये रिजल्ट है। तो परसेंटेज प्रोजेनी रिजल्ट इसने पहले से ही दिए हुए हैं। ओके, क्या पूछ रहा है देख लेते हैं। देन व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द जीन्स f एंड y। तो जीन f और y के बीच की डिस्टेंस पूछ रहा है। सुनो, क्वेश्चन जो है ये क्रॉसिंग ओवर और लिंकेज का क्वेश्चन है। यस, क्रॉसिंग ओवर और लिंकेज में देखो, और जेनेटिक मैप, बेसिकली डिस्टेंस पूछ रहा है तो जेनेटिक मैप। यस, अब जेनेटिक मैप में हम सब ने पढ़ा, स्टूडेंट ने क्या बताया था कि 1 सेंटीमॉर्गन जो होगा, अगर 2 जीनों के बीच की डिस्टेंस 1 सेंटीमॉर्गन है, इसका मतलब उन दोनों के बीच क्रॉसिंग ओवर कितना होगा, 1% क्रॉसिंग ओवर। एंड व्हाट क्रॉसिंग ओवर, क्रॉसिंग ओवर टेंड्स टू रिकॉम्बिनेंट्स। क्रॉसिंग ओवर से क्या बनते हैं, रिकॉम्बिनेंट्स बनते हैं। इसका मतलब 1% क्रॉसिंग ओवर है, इसका मतलब रिकॉम्बिनेंट्स जो प्रोजेनी है वो कितना बनना चाहिए, 1% रिकॉम्बिनेंट्स बनना चाहिए। ऐसा कहा था किसने, आपके अल्फ्रेड स्टूडेंट ने, कि क्रॉसिंग ओवर जितना होगा उतना ही क्या बनेगा, उतने ही क्या बनेंगे, रिकॉम्बिनेंट्स बनेंगे। तो यहाँ देखो, पेरेंट जो है, पेरेंट कौन थे, यस, पेरेंट एंडोस्पर्म था फुल येलो, यस, और श्रंकन वाइट, ये दोनों पेरेंट हुआ करते हैं। यस, रिकॉम्बिनेंट यहाँ पर कौन है, देखो पेरेंट का मतलब होता है D1 D2, डोमिनेंट 1 और डोमिनेंट 2 ये, और रेसेसिव 1 और रेसेसिव 2। हम हमेशा क्रॉस में क्या करते हैं, किसी भी क्रॉस में, कि एक प्योर डोमिनेंट पेरेंट लेते हैं और एक प्योर रेसेसिव पेरेंट लेते हैं। तो यहाँ डाईहाइब्रिड क्रॉस है तो प्योर डोमिनेंट में डोमिनेंट 1 डोमिनेंट 2 आ जाएगा और प्योर रेसेसिव में रेसेसिव 1 और रेसेसिव 2 आ जाएगा। यानी कि ये हो गया आपका फुल वाला, यस, ये डोमिनेंट, और इधर से येलो वाला डोमिनेंट, तो ये हो गया डोमिनेंट 1 डोमिनेंट 2, ये पेरेंटल हो गया। इधर से श्रंकन रेसेसिव है और वाइट वाला एंडोस्पर्म भी रेसेसिव है, ये हो गया आपका पेरेंट
रेसेसिव वाला। यस, अब देखो ये फुल डोमिनेंट है और ये वाइट जो है ये है आपका रेसेसिव। यस, तो ये क्या फुल और वाइट ये आपका हो जाएगा रिकॉम्बिनेंट। क्यों? पेरेंटल कॉम्बिनेंट कौन कौन से हैं? फुल येलो, श्रंकन वाइट। अगर फुल वाइट है तो वो रिकॉम्बिनेशन बन गया और श्रंकन येलो है तो वो भी क्या बन जाएगा? रिकॉम्बिनेशन बन जाएगा। तो टोटल यहाँ पर रिकॉम्बिनेंट्स की कितनी फ्रीक्वेंसी दी है? 40% रिकॉम्बिनेंट्स दिए हैं। यहाँ से हम मैच करेंगे कि अगर 40% क्रॉसिंग ओवर, 1% क्रॉसिंग ओवर का मतलब 1 सेंटीमॉर्गन, तो 14% क्रॉसिंग ओवर मीन्स 14 सेंटीमॉर्गन। This is the answer. Yes. The next question is, which of the following is true for the location of few genes of Drosophila studied by T.H. Morgan? T.H. Morgan ने जो ड्रोसोफिला में जीन्स की स्टडी करी थी उनके बारे में क्या सही है पूछ रहा है। Y, W and M genes are located on Y chromosome? नहीं। जो एनसीईआरटी अगर आपने पढ़ी है तो उसमें साफ सुथरा लिखा है कि जो जीन्स थे ड्रोसोफिला में जिन पर मॉर्गन ने इनहेरिटेंस की स्टडी करी थी, दे आर लोकेटेड ऑन एक्स क्रोमोजोम। सो गलत हो जाएगा। ये भी वाई क्रोमोजोम है, वाई क्रोमोजोम पर नहीं थे, एक्स क्रोमोजोम पर थे। बॉडी कलर, आई कलर और इन सब के जीन। यस, और विंग साइज। तो ये हो गया बॉडी कलर, ये आई कलर और ये विंग साइज जीन आर लोकेटेड ऑन एक्स क्रोमोजोम। इट विल बी द राइट आंसर। ऑटोसोम पर भी नहीं था, एक्स क्रोमोजोम इज अ सेक्स क्रोमोजोम, सो द आंसर विल बी थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ कपल हैज 4 daughters. What is the possibility of their having a girl child next time? कह रहा है कि कपल के 4 daughters हैं तो अगली बार डॉटर होने की क्या पॉसिबिलिटी होगी। देखो, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो हर बार जब नई जनरेशन पैदा होगी तो हर बार गैमेटोजेनेसिस होगा, और हर बार गैमेटोजेनेसिस होगा तो हर बार जो प्रोबेबिलिटी है वो कैसे रहेगी। जैसे अगर हम मानते हैं फीमेल XX होती है और मेल जो है वो होता है आपका XY। अब एवरी टाइम जब नया रिप्रोडक्शन होगा, नई प्रोजेनीज बनेगी, तो एवरी टाइम क्या होगा? एवरी टाइम नए गैमीट्स बनेंगे, एवरी टाइम नए गैमीट्स बनेंगे, एवरी टाइम नए गैमीट्स के फ्यूज़न की पॉसिबिलिटी देखी जाएगी। यस, एक्स वाला गैमीट एक्स से फ्यूज़ कर सकता है, एक्स वाला वाई से, एक्स वाला इधर एक्स से एंड एक्स वाला इधर वाई से। तो एवरी टाइम जो पॉसिबिलिटी है इधर एक्स के आने की पॉसिबिलिटी कितनी है? 2/4, और XY लड़का बनने की पॉसिबिलिटी भी कितनी है? 2/4। देखो ये 2/4 और XX की 2/4। तो चाहे एवरी टाइम बॉय बनने की पॉसिबिलिटी हो या एवरी टाइम गर्ल बनने की पॉसिबिलिटी हो, दोनों ही क्या होती है? 1/2। 1/2 का मतलब हम बोल सकते हैं कितना? 50%। यस, क्योंकि हर बार नए गैमीट बनेंगे, हर बार जो पॉसिबिलिटी है वो यस इसी तरह से होगी, चाहे उनके पहले कितने ही बच्चे रहे हों। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ लीनियर क्रोमोसोम मैप डिस्टेंस इन सेंटीमॉर्गन बिटवीन 4 जीन लोकाई एज फॉलोज। मैप डिस्टेंस दी गई है। यस, AB के बीच 10 सेंटीमॉर्गन है, BC के बीच 4 सेंटीमॉर्गन है, AD में 3 सेंटीमॉर्गन, SC में 6 सेंटीमॉर्गन। पूछा क्या है? व्हाट विल बी द फ्रिक्वेंसी ऑफ क्रॉसिंग ओवर बिटवीन C एंड D। वापस से वही बात मैंने आपको कहा था, ये आपको जरूर याद रखना है। 1 सेंटीमॉर्गन का मतलब आप 1% क्रॉसिंग ओवर बोल सकते हो, दोनों बातें सेम हैं। 1% क्रॉसिंग ओवर और 1 सेंटीमॉर्गन बोल सकते हो, 1 सेंटीमॉर्गन को 1% क्रॉसिंग ओवर बोल सकते हो। वहाँ हमको पिछले क्वेश्चन में इसने क्रॉसिंग ओवर या रिकॉम्बिनेंट्स, इसको रिकॉम्बिनेंट्स भी बोल सकते हो, को देकर के डिस्टेंस पूछी थी। यहाँ डिस्टेंस देकर के क्या पूछा है? क्रॉसिंग ओवर पूछा है। यस, तो देख लो, जब डिस्टेंस दी हो जीन की तो उनको जो स्टूडेंट्स है, स्टूडेंट के अकॉर्डिंग लीनियर लाइन पर जीन्स का अरेंजमेंट ही क्या होता है? जीन मैपिंग। तो लीनियर लाइन पर जीन्स का अरेंजमेंट सबसे पहले ए को सबसे पहले आप सेंटर में लिख सकते हो। यस, ए और बी के बीच की डिस्टेंस 10 सेंटीमॉर्गन है। बी को अगर मैं यहाँ लेता हूँ, ये ए और बी हो गए, दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है? 10 सेंटीमॉर्गन। बी एंड सी के बीच की डिस्टेंस है 4 सेंटीमॉर्गन और ए और सी के बीच की डिस्टेंस दी है 6 सेंटीमॉर्गन। तो अगर मैं सी को यहाँ पर रखता हूँ और ए सी के बीच की डिस्टेंस ये 6 सेंटीमॉर्गन, तो बची हुई बी और सी के बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी?
4 सेंटीमॉर्गन, क्योंकि ए बी के बीच की डिस्टेंस है 10 सेंटीमॉर्गन। नेक्स्ट ये रह गया है ए और डी के बीच की डिस्टेंस दी इसने 3 सेंटीमॉर्गन। अब देखो डी जो है वो यहाँ भी आ सकता है, डी ए के इस साइड भी आ सकता है और डी ए के इस साइड भी, हमें नहीं पता कहाँ होगा वो। यस, अगर डी ये ए और डी के बीच की डिस्टेंस 3 सेंटीमॉर्गन है और अगर इधर रहा तो ये 3 सेंटीमॉर्गन ये रहा। यस, अब देखो पूछा क्या है कि सी और डी के बीच की डिस्टेंस क्या है, तो सी और डी, अगर डी मैं यहाँ रखता हूँ, डी अगर मैं ए के राइट साइड में रखता हूँ तो सी और डी के बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये टोटल ये हो जाएगी कितना 3 सेंटीमॉर्गन। और डी अगर मैं इधर रखता हूँ तो सी और डी के बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ए और सी के बीच की 6 और ए और डी के बीच की कितनी 3, तो सी और डी के बीच की टोटल कितनी हो जाएगी 6 + 3 = 9। तो इसके दो आंसर हो सकते हैं। यस, अगर मैं डी को राइट साइड में रखता हूं तो सी डी के बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 3 सेंटीमॉर्गन, डी को लेफ्ट साइड में रखता हूं ए के तो 3 + 6 कितना हो जाएगा 9 सेंटीमॉर्गन। यस, इनके बीच की डिस्टेंस या तो सी एंड डी के बीच की डिस्टेंस या तो 3 सेंटीमॉर्गन हो सकती है या 9 सेंटीमॉर्गन हो सकती है। अब लिखा है हमने 1 सेंटीमॉर्गन 1% क्रॉसिंग ओवर, तो क्रॉसिंग ओवर की फ्रीक्वेंसी क्या हो सकती है आपकी, ये आइदर 3% और 9%, क्योंकि 3 सेंटीमॉर्गन और 9 सेंटीमॉर्गन दोनों में से कोई हो सकता है। 3 सेंटीमॉर्गन मीन्स 3% क्रॉसिंग ओवर और 9 सेंटीमॉर्गन मीन्स 9% क्रॉसिंग ओवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इनिशियल क्लू about the genetic/chromosomal mechanism of sex determination can be traced back to some experiment carried out in। यस, आंसर सीधा इसका इंसेक्ट। हैनकिंग ने इंसेक्ट में स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में स्टडी किया था, उसके बाद सेक्स डिटर्मिनेशन की चीज़ें चालू हुई। इंसेक्ट इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैप्लॉइड नंबर इज 10, देन व्हाट शैल बी द टेट्रासोमिक नंबर। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज टेट्रासोमिक। यस, हमने 2-3 टर्म पढ़ी है, एनसीईआरटी में लिखी है 2-3 टर्म। मोनोसोमी होती है, ट्राइसोमी होती है और एक होता है नलीसोमी एंड एक टर्म है अपना टेट्रासोमी। देखो मोनोसोमी का मतलब होता है कि किसी एक पर्टिकुलर क्रोमोसोम की सिंगल कॉपी होना। वी आर डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म, तो हमें पता है कि हमारे पास एवरी क्रोमोसोम जो है वो पेयर में उसकी 2 कॉपी है। यस, अगर 23 पेयर में से किसी भी एक पेयर का एक क्रोमोसोम कम हो जाए तो वो होगा मोनोसोमी, यानी कि डिप्लॉयड थे हम, उसमें से कितना क्रोमोसोम कम हो गया, एक, 2n-1। ट्राइसोमी क्या होगा, ट्राइसोमी का मतलब किसी भी क्रोमोसोम की एक कॉपी ज़्यादा हो जाना, है ना। जनरली 2 रहती है, एक और हो गई तो किसी पर्टिकुलर क्रोमोसोम की कितनी कॉपी हो जाएगी, 3। यस, तो इसको लिखते हैं 2n+1। नलीसोमी में किसी पर्टिकुलर क्रोमोसोम का पूरा पेयर ही गायब हो जाना, क्योंकि 2 ही रहते हैं पर्टिकुलर क्रोमोसोम, पेयर में 2 क्रोमोसोम रहते हैं। अगर दोनों ही निकल गए तो उसमें पर्टिकुलर क्रोमोसोम के लिए कोई इंफॉर्मेशन नहीं होगी। नलीसोमी 2n-2 एंड टेट्रासोमी इसका ऑपोजिट हो जाएगा 2n+2। यस, किसी पर्टिकुलर क्रोमोसोम की कितनी कॉपीज आना, 4 कॉपीज आना, उसी को कहते हैं टेट्रासोमी। तो टेट्रासोमिक पूछा है तो 2n, यहाँ n का नंबर ऑफ n दिया है कितना, 10 दिया है, तो हम लिख सकते हैं 2 × 10+2 = 22 will be the answer। Yes, 22। Next question is which one of the following is will not result variations among siblings। okay, independent assortment, obviously independent assortment की वजह से ही मेंडल के जो डाइहाइब्रिड क्रॉस में जो रिकॉम्बिनेंट्स बने थे, यस, वो किसकी वजह से बने थे, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की वजह से बने थे। क्रॉसिंग ओवर, ये इसके बारे में बताया था आपका मॉर्गन ने। यस, लिंकेज डज नॉट टेंड्स टू वेरिएशन। यस, लिंकेज टेंड्स टू बी पेरेंटल कॉम्बिनेशन, मोर पेरेंटल कॉम्बिनेशन। यस, अगर कोई जीन लिंक है तो वो ऐसा का ऐसा ही पेरेंट से कहाँ चला जाएगा, प्रोजेनी में चले जाएंगे दोनों जीन, और वो दोनों जीन जैसे पेरेंट में थे वैसे के वैसे ही ठीक कहाँ पर आपको शो होंगे, प्रोजेनी में। तो आंसर क्या होगा, दिस लिंकेज। म्यूटेशन इज ऑल्सो चेंज। यस, तो लिंकेज एक ऐसा फिनोमिना है जिससे प्रोजेनी में चेंज नहीं होगा।
Next question. In certain plant, red color flower is dominant over white color flower. When a heterozygous RR is helped, 64 offspring are obtained. The number of white offspring are. कह रहा है कि रेड कलर के फ्लावर का क्रॉस किया जाता है वाइट के साथ. यस, वाइट के साथ किया जाता है तो बनता है F1. F1 इज ऑलवेज हेट्रोजाइगस. दिस RR. यस, एंड RR की सेल्फिंग अगर करवाए तो 64 प्लांट जो है F2 में 64 प्रोजेनीज तक इन्होंने सेल्फिंग कराया, तो उसमें से वाइट के नंबर कितने होंगे. देखो RR की जब सेल्फिंग F1 की जब सेल्फिंग कराएंगे तो ऑब्वियसली जो प्रोसेस है वो हमको फॉलो करना पड़ेगा, और प्रोसेस सिंपल है. हर एक क्रॉस में हमेशा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन गैमीट फॉर्मेशन के दौरान लगेगा. इट इज़ द ओनली यूनिवर्सल लॉ. यस, ये गैमीट्स बन गए. कैपिटल आर के साथ जा सकता है, कैपिटल आर के साथ जाइगोट बना सकता है, कैपिटल आर एंड स्मॉल आर के साथ जाइगोट बना सकता है. यहाँ अगर हम देखें तो इसका फिनोटाइप रेड होगा. यस, इसका वाला फिनोटाइप अगर लॉ ऑफ डोमिनेंस को फॉलो करता है तो रेड हो सकता है, और नहीं करता तो और कोई दूसरा हो सकता है. और वाइट वाला फिनोटाइप कौन होगा? स्मॉल आर. दिस फिनोटाइप जो है ये वाइट को रिप्रेजेंट करेगा. वाइट ऑफस्प्रिंग के नंबर ही पूछे हैं तो टोटल कितने हैं. देखो 4 में से हर इसकी फ्रीक्वेंसी अगर हम देखें, पॉसिबिलिटी अगर देखें वाइट आने की तो कितनी है? 1/4. और टोटल कितने हैं? 64. तो 64 में से इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, या नंबर कितने हो जाएंगे? प्रोबेबिलिटी तो 1/4 है, और प्रोबेबिलिटी 1/4 है तो टोटल से मल्टीप्लाई करेंगे तो वाइट ऑफस्प्रिंग के नंबर आएंगे 16. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, in a family father is having a disease and mother is normal. Okay, the disease is inherited to only daughters, not to the sons. What type of disease is this? कह रहा है कि फादर को डिजीज है और मदर नॉर्मल है, और डिजीज ओनली कहाँ इनहेरिटेड हो रही है? डॉटर्स में इनहेरिटेड हो रही है. तो वो डिजीज XX. देखो पहली बात तो फादर से केवल डॉटर में हो रही है, तो ऐसी वाली जो इनहेरिटेंस होती है फादर से डॉटर में, या तो डिजीज़ फादर से जा रही हो डॉटर में, या मदर से जा रही हो सन में. अगर ऐसी डिजीज़ हो तो इसको हम कहते हैं क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस. ऐसी इनहेरिटेंस को क्या कहते हैं? क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस. तो फादर से डॉटर में जाएगी या मदर से सन में जाएगी तो इसे कहते हैं क्रिस क्रॉस. मेल के कैरेक्टर फीमेल में जाना, मेल फादर, इसके कैरेक्टर फीमेल में जा रहे हैं, और फीमेल मदर के कैरेक्टर ट्रांसमिट हो रहे हैं कहाँ? सन में. तो इसे कहते हैं क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस. एंड क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस शोड बाय सेक्स क्रोमोसोम्स और सेक्स लिंक्ड जीन्स. यस, कैसे? सेक्स लिंक्ड जीन्स में कैसे? XY XX. अब मेल में अगर वो एक्स लिंक्ड है, सेक्स लिंक की बजाय अगर हम एक्स लिंक बोलें तो मेल में जो X है, अगर मेल हम बनाते हैं तो ये तो XX फीमेल हो गई, ये भी XX फीमेल बनेगी, ये XY. यस, मेल में जो X है वो ऑलवेज कहाँ से आता है? मदर से आता है क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस में. यस, और Y जो है वो आता है फादर से. इसका मतलब अगर कोई एक्स लिंक डिजीज़ है और मदर को है तो पक्की बात है कि वो उसके सन को होगी. तो यहाँ और फीमेल में एक एक्स आता है उसकी मदर से, और एक एक्स आता है किससे? फादर से. तो यहाँ पर जो डिजीज़ होगी पहली बात तो वो होगी आपकी एक्स लिंक्ड होगी या सेक्स लिंक्ड होगी. अब देखो सेक्स लिंक्ड होगी तो मान लीजिए कि भाई वो एक्स लिंक्ड माने तो कलर ब्लाइंडनेस हम माने उसको, तो फादर कलर ब्लाइंड है, मदर नॉर्मल है. अगर इनका क्रॉस कराएंगे तो बनेगा XCX. कलर ब्लाइंडनेस की जगह कोई दूसरे डिजीज़ मान लेते हैं, D4 डिजीज़ D. एंड XY, मम्मी बीमार नहीं है तो बेटे बीमार नहीं होंगे क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस में. तो ये तो हो गए आपके नॉर्मल. अब ये कह रहा है कि डिजीज़ ट्रांसमिट होती है कहाँ पर? डॉटर में. यानी कि ये जो डॉटर बनी है ये भी क्या है? डिजीज्ड है. अब डिजीज्ड है तो ये तो कैरियर है. मतलब कैरियर तो क्या है भाई? डोमिनेंट है तो डोमिनेंट तो अपने आप को हेट्रोजाइगस कंडीशन में एक्सप्रेस कर ही देगा, क्योंकि ये डिजीज्ड बोल रहा है डॉटर के लिए, तो ये कैरियर नहीं बोल सकते, इसको डिजीज्ड बोलेंगे. डिजीज्ड बोलेंगे तो ये फिर क्या हो जाएगी? सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन, how many different type of gamete can be formed by F1 progeny resulting following cross?
ये क्रॉस है, अगर इस क्रॉस को कराएंगे तो जो F1 होगा, ऑलवेज F1 होगा वो हेट्रोजाइगस बनेगा, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल सी एंड कैपिटल सी स्मॉल सी। अब F1 से ही पूछा है कि भाई F1 प्रोजेनी से कितने टाइप के गैमीट बनेंगे, तो F1 प्रोजेनी जो है ये कितना है, ट्राई हाइब्रिड है, 1, 2 और 3 हेट्रोजाइगस जीन है इसमें, इसका मतलब F1 कैसी है, ट्राई हाइब्रिड है। और आप सब ने फॉर्मूला गैमीट फॉर्मेशन का पढ़ा है 2 की पावर n, n स्टैंड्स फॉर हेट्रोजाइगस, यस नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस जीन्स। तो हेट्रोजाइगस जीन कितना है, ये भी हेट्रोजाइगस, ये भी हेट्रोजाइगस, ये भी हेट्रोजाइगस, 2 की पावर 3, दिस इज 8। So 8 will be the answer. Next question is, if a dwarf plant is treated with gibberellins, it becomes tall, okay, and this plant is now crossed with pure tall plant। कह रहा है कि एक dwarf plant था, यानी कि स्मॉल टी क्योंकि ड्वार्फनेस रेसेसिव कैरेक्टर है, जिब्रेलिक एसिड से ट्रीट कराएंगे तो जिब्रेलिक एसिड का फंक्शन होता है इंटरनोडल एलोंगेशन, यस तो ये जेनेटिकली तो ड्वार्फ है लेकिन जिब्रेलिक एसिड इसके इंटरनोड को एलोंगेट कर देगा, तो ये फिजियोलॉजिकली या फिनोटाइप इसका कैसा दिखाई देने लगेगा, टॉल, आफ्टर ट्रीटिंग विद जिब्रेलिक एसिड, ये कह रहा है। अब इसको क्रॉस करवाया जा रहा है प्योर टॉल प्लांट के साथ, तो प्रोजेनी फर्स्ट जनरेशन की प्रोजेनी के, देखो फिनोटाइप तो जिब्रेलिक एसिड से ट्रीट कराने की वजह से इंटरनोडल एलोंगेशन हुआ, तो फिनोटाइप तो इसका टॉल हो गया, लेकिन जीनोटाइप इसका अभी भी क्या है, बेसिकली जीनोटाइप अभी भी इसका स्मॉल टी है, और इसको क्रॉस करा रहे हैं प्योर टॉल। प्योर टॉल का मतलब होता है होमोजाइगस, यस कैपिटल टी। तो अगर क्रॉस कराएंगे तो सबको पता है F1 जो है वो हाइब्रिड होगा कैपिटल टी स्मॉल टी, और लॉ ऑफ डोमिनेंस के अकॉर्डिंग ये सारी की सारी प्रोजेनीज कैसी होंगी, टॉल। सो the answer will be all tall. Next question is, haploids are more suitable for mutation studies than diploids, this is because। कह रहा है हैप्लॉइड जो है वो ज़्यादा सुटेबल होता है डिप्लॉइड की कंपैरिजन में, क्यों, देखो डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म का मतलब है कि उसमें जो क्रोमोजोम है वो पेयर में होगा, यस जितने भी क्रोमोजोम है सब पेयर में होंगे। हैप्लॉइड का मतलब है कि जितने भी क्रोमोजोम है वो सिंगलेट के फॉर्म में होंगे, यस। और अगर डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म की बात करें तो जीन के जो एलील होते हैं उसके 2 चांस बन सकते हैं, यस एक डोमिनेंट एलील हो सकता है और एक रेसेसिव, या तो दोनों एलील डोमिनेंट या दोनों रेसेसिव, या एक डोमिनेंट और एक रेसेसिव, हेट्रोजाइगस कंडीशन। लेकिन अगर हम बात करें हैप्लॉइड की तो हैप्लॉइड में चाहे ये एलील जो है किसी जीन का, मान लीजिए यहाँ बात करते हैं टी कैपिटल टी और यहाँ है स्मॉल टी, यस और अगर हैप्लॉइड है तो या तो यहाँ कैपिटल टी हो सकता है या यहाँ स्मॉल टी हो सकता है। कैपिटल टी होगा तो भी वो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा मतलब टॉल, और अगर स्मॉल टी होगा तो भी वो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। जबकि जो डिप्लॉइड्स होते हैं उनमें ऐसा नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल हेट्रोजाइगस कंडीशन में एक जगह पर कैपिटल टी एलील है, एक जगह पर स्मॉल टी एलील है, तो स्मॉल टी एलील जो है वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा और इसका फिनोटाइप क्या होगा, टॉल। तो देखते हैं इसका आंसर। हैप्लॉइड्स आर मोर अबंडेंट इन नेचर देन डिप्लॉइड्स, ऐसी कोई बात है नहीं। ऑल म्यूटेशंस वेदर डोमिनेंट और रेसेसिव एक्सप्रेस्ड इन हैप्लॉइड, यस। यहाँ पे अगर हम देखें तो हैप्लॉइड में किसी एक सिंगल जीन का सिंगल ही एलील होगा, यस क्योंकि एक ही कॉपी है क्रोमोसोम की तो एक ही एलील हो सकता है, या तो वो डोमिनेंट होगा या रेसेसिव होगा। अब डोमिनेंट होगा तो चेंज आएगा तो उसमें एक्सप्रेस हो जाएगा, रेसेसिव होगा तो चेंज आएगा उसमें भी एक्सप्रेस हो जाएगा, यस। डिप्लॉइड के केस में क्या होता है कि अगर रेसेसिव जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी वाली कंडीशन ये रही, अगर यहाँ इस रेसेसिव में चेंज आया तो वैसे भी रेसेसिव अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर रहा है तो वो जो है चेंज आपको दिखाई नहीं देगा। सो द आंसर विल बी सेकेंड। हैप्लॉइड्स रिप्रोडक्टिवली मोर स्टेबल देन डिप्लॉइड, ऐसा भी कुछ नहीं है। म्यूटेशंस पेनेट्रेट इन हैप्लॉइड मोर इफेक्टिवली देन डिप्लॉइड, कुछ नहीं है, सेकंड आंसर। नेक्स्ट, द segregation of allele is a random process, okay NCERT की line है, and so there is chance of gamete containing either allele, yes। कह रहा है कि जब भी सेग्रीगेशन होता है फॉर एग्जाम्पल XY जीनोटाइप अगर माने तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के अकॉर्डिंग एनाफेज फर्स्ट में यस क्रोमोजोम होमोलोगस पेयर जो है या क्रोमोजोम का पेयर वो सेग्रीगेट होगा, एक में X जाएगा और एक में Y जाएगा। तो ये कह रहा है कि कितना % चांस होता है हर एक गैमीट को कि दोनों में से एक एलील उसको मिले,
तो 50% चांस, ऑब्वियसली 50% चांस है कि किसी गैमीट में X मिलेगा, 50% चांस है किसी गैमीट को Y मिलेगा। नेक्स्ट, if a cross between two individual produces offspring 50% dominant character and 50% recessive character, then the genotype of parent। yes, ये साफ सुथरा टेस्ट क्रॉस है। टेस्ट क्रॉस के रिजल्ट आपको पता होने चाहिए। टेस्ट क्रॉस के रिजल्ट में डोमिनेंट और रेसेसिव का जो रेशो होता है वो 1:1 होता है। अगर मोनोहाइब्रिड है तो, डाई हाइब्रिड में 1:1:1:1, यानी कि 50% डोमिनेंट रहेंगे और 50% रेसेसिव रहेंगे। एंड टेस्ट क्रॉस परफॉर्म्ड बिटवीन F1 हाइब्रिड एंड होमोजाइगस रेसेसिव। सो लेट्स सी, ये दोनों हाइब्रिड हैं, इन दोनों में 50-50% अगर क्रॉस करवा के देख लेना, नहीं आएंगे। यस, ये हाइब्रिड है और ये है होमोजाइगस रेसेसिव। इसका क्रॉस करवा के आपको बता देता हूँ, दोनों कैरेक्टर 50-50%। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन लगेगा, कैपिटल ए और स्मॉल ए, इधर स्मॉल ए एंड स्मॉल ए। कैपिटल ए स्मॉल ए के साथ पेयर हो सकता है, कैपिटल ए स्मॉल ए के साथ पेयर हो सकता है, स्मॉल ए के साथ पेयर होगा और स्मॉल ए के साथ। अब यहाँ डोमिनेंट की बात करें तो कैपिटल ए इज टू स्मॉल ए, तो 2:2 आ रहा है रेशो, इसको हम 1:1 बोल सकते हैं, यानी कि 50% डोमिनेंट कैरेक्टर है और 50% रेसेसिव कैरेक्टर। आंसर इज सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सेट ऑफ जीन विल बी इन अ कंप्लीट लिंकेज। ओके, कंप्लीट लिंकेज में है कोई भी जीन का सेट व्हेन द प्रोजेनी फिनोटाइप फॉर पेरेंटल एंड रिकॉम्बिनेंट आर। कह रहा है कि अगर कोई जीन जो है, जीन का सेट समूह, यस, अगर वो कंप्लीट लिंकेज का मतलब क्या समझते हो? कंप्लीट लिंकेज का मतलब होता है कि 100%, लाइक अगर हम बात करें किसी क्रोमोसोम की, तो अगर ये क्रोमोसोम में ये 3 जीन 4 जीन कंप्लीट लिंकेज में है पेरेंट में, तो ये ठीक ऐसे के ऐसे ही कहाँ पर ट्रांसमिट कर दिए जाएंगे? प्रोजेनी में ट्रांसमिट कर दिए जाएंगे। यानी कि ये चारों जीन जो कैरेक्टर शो करते थे पेरेंट में, ये ठीक वैसे के वैसे ही बिना किसी चेंज के ठीक किस में शो होंगे? ये प्रोजेनी में शो होंगे। यानी कि कंप्लीट लिंकेज का मतलब है कि 100% प्रोजेनी में जो कैरेक्टर होंगे उन जीन के लिए, वो 100% कैसे होंगे? पेरेंटल होंगे। और 100% पेरेंटल है तो रिकॉम्बिनेंट कितना हो जाएगा? 0% हो जाएगा। तो पेरेंटल 100% एंड रिकॉम्बिनेंट 0% विल बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव द वन वर्ड for the following. Okay, the physical association of two genes is called linkage. Physical association of two genes is called linkage. Next, the generation of non-parental gene combination. Non-parental gene combination का मतलब होता है recombination। जो पेरेंट्स में नहीं है और पेरेंट्स में नहीं है उनको नॉन पेरेंटल बोलेंगे। पेरेंट्स में नहीं है, नए बने हैं, तो उन्हें क्या बोलेंगे? रिकॉम्बिनेशंस बोलेंगे। यस, जीन कॉम्बिनेशंस आर रिकॉम्बिनेशंस। यस, तो बी में रिकॉम्बिनेशन हो जाए। द स्ट्रक्चर इन द न्यूक्लियस विच अपीयर डबल एंड डिवाइड जस्ट बिफोर ईच सेल डिवीजन। तो यहाँ आपका क्रोमोसोम और क्रोमेटिन, यस, क्रोमेटिन का अमाउंट डबल हो जाता है। तो देख लो, मैच कर लो, ए में लिंकेज है, बी में एलील नहीं आएगा, बी में रिकॉम्बिनेशन है, सी में क्रोमोसोम, यस, ए में क्रॉसिंग ओवर नहीं होगा, बी में लिंकेज नहीं होगा। आंसर विल बी द सेकेंड वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द गिवन क्रॉस हेल्प इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ जीनोटाइप ऑफ प्लांट शोइंग डोमिनेंट फिनोटाइप। कह रहा है कि कौन सा क्रॉस डोमिनेंट फिनोटाइप को जो फिनोटाइप का जीनोटाइप शो करने के लिए यूज़ किया जाता है, एंड दैट इज टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस इंपॉर्टेंट है। टेस्ट क्रॉस हमेशा किया जाता है F1 या डोमिनेंट जो जीनोटाइप है उसके बीच में और होमोजाइगस रेसेसिव के बीच में टेस्ट क्रॉस किया जाता है। तो यहाँ एग्जाम्पल दिया है। ओके, एग्जाम्पल देख लो। वाइट फ्लावर प्लांट आर सेल्ड, नहीं, क्योंकि देखो यहाँ वाइट और वायलेट दिया है, तो जो वाइट है एनसीईआरटी में आपके टेस्ट क्रॉस का जो फिगर दिया है, वाइट रेसेसिव है और जो वायलेट है वो डोमिनेंट है। यस, वायलेट आर सेल्व्ड, नहीं। वाइट फ्लावर्ड प्लांट इज क्रॉस्ड विद वायलेट फ्लावर्ड प्लांट ऑफ F1 जनरेशन। वायलेट फ्लावर प्लांट ऑफ F1 जनरेशन का मतलब क्या है? अगर क्रॉस करवाएं इसको तो कुछ ऐसा होगा कि वायलेट को अगर आप कैपिटल W से शो करते हो
तो कैपिटल W स्मॉल w और स्मॉल w। यस, ये टेस्ट क्रॉस होगा। यस, अगला तो ये आंसर हो जाएगा। अगला भी चेक कर सकते हैं, वायलेट फ्लावर्ड प्लांट इज क्रॉस्ड विद वाइट फ्लावर्ड ऑफ F1। पहली बात तो F1 में वाइट फ्लावर नहीं बनते। अगर आप कैपिटल W ये वायलेट है, इसका क्रॉस करवाओगे स्मॉल w से जो वाइट होगा, तो F1 जो है वो आएगी कैपिटल W स्मॉल w, और ये F1 जो है वो कभी भी वाइट नहीं होगी। F1 हमेशा क्या होगी, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डोमिनेंस ये वायलेट होगी। सो आंसर क्या होगा, थर्ड। नेक्स्ट, given below is a schematic representation of sex determination in honeybee। honeybee में sex determination दिया है। ओके, identified A and B in schematic chart। ओके, फीमेल मियोसिस करके गैमीट बनाती है, सही है। अब इन गैमीट से ये A प्रोसेस दी है और कोई B बन रहा है, B में माइटोसिस हुआ है और गैमीट बन रहा है। यानी कि देखो, गैमीट से बी बन रहा है और बी में माइटोसिस हुआ है तो इसका मतलब क्रोमोसोम के नंबर चेंज नहीं होंगे, यानी कि बी में भी n इज इक्वल टू क्या है, 16 है। अब बी जो भी है, यस n ही है, यानी कि बी जो भी है वो क्या होगा, हैप्लॉइड होगा। और हैप्लॉइड जो है हनी बी में सबने पढ़ा है, हैप्लॉइड कौन होते हैं, मेल होते हैं, और फीमेल होती है डिप्लॉइड। तो यहाँ फीमेल का ऑप्शन तो कट जाएगा, ये है मेल। अब विद फर्टिलाइजेशन और विदाउट फर्टिलाइजेशन, गैमीट की प्लॉइडी भी n और इसकी प्लॉइडी भी n। इसकी प्लॉइडी हमने कहाँ से देखी, माइटोसिस से। भाई गैमीट, ये माइटोसिस से गैमीट बना रहा है, माइटोसिस में कभी भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम चेंज नहीं होते हैं, प्लॉइडी चेंज नहीं होती, इसका मतलब बी की प्लॉइडी भी क्या होगी, n। अब गैमीट की प्लॉइडी भी n और मेल की प्लॉइडी भी n, तो फर्टिलाइजेशन तो हुआ नहीं होगा। यस, क्योंकि फर्टिलाइजेशन होता तो n और n क्या हो जाता, 2n हो जाता। और सबको पता है कि मेल बी जो होती है वो पार्थेनोकार्पिक होती है, पार्थेनोजेनेसिस से बनती है, यानी कि विदाउट फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट, सेलेक्ट द स्टेटमेंट एज ट्रू एंड फॉल्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। ओके, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ क्रोमोसोमल थ्योरी वाज डन बाय यूजिंग फ्रूट फ्लाइज। यस, बाय थॉमस हंट मॉर्गन, fruit fly called Drosophila। The two alleles of a gene located on homologous site of non-homologous chromosome। non-homologous नहीं, देखो homologous site का मतलब होता है same locus। यस, और non-homologous chromosome पर थोड़ी लोकेट होते हैं, वो होते हैं homologous पर। यस, ये मान लो कि क्रोमोसोम का सेट नंबर 1 है और ये सेट नंबर 2 है, तो ये और ये आपस में होमोलोगस है, लेकिन ये वाला और ये वाला नॉन होमोलोगस, ये वाला और ये वाला नॉन होमोलोगस है। तो जो जीन के जो एलील हैं वो एक यहाँ होगा और ठीक सेम लोकस पर एक यहाँ होगा। यस, तो ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट, द मेल फ्लाइज ऑफ ड्रोसोफिला आर स्मॉलर इन साइज देन द फीमेल फ्लाइज। बिल्कुल सही बात है, एनसीईआरटी में फोटो भी दिया गया है, आप मैच कर सकते हैं। तो फर्स्ट ट्रू हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा, एंड सी इज ऑल्सो ट्रू। तो ट्रू, फॉल्स एंड ट्रू, फर्स्ट विल बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन द फॉलोइंग ह्यूमन पेडिग्री द फील्ड सिंबल्स रिप्रेजेंट द अफेक्टेड इंडिविजुअल्स, आइडेंटिफाइड द टाइप ऑफ गिवन पेडिग्री। पेडिग्री दी है यहाँ पे, देखो आपके सिलेबस में जो पेडिग्री है, यस, वो या तो सेक्स लिंक्ड है या ऑटोसोमल है, दो ही टाइप की है। सेक्स लिंक्ड पेडिग्री में भी एक्स लिंक्ड की आपके लिए दिया गया है, और एक्स लिंक्ड जो भी पेडिग्री होती है या एक्स लिंक्ड जो भी जीन होते हैं, उनकी जो इनहेरिटेंस होती है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो होती है क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस का मतलब कि जो अगर कोई कैरेक्टर एक्स लिंक्ड है तो वो फीमेल से या मदर से सन में ट्रांसमिट होगा और फादर से डॉटर में ट्रांसमिट होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए किसी एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस की हम लेते हैं कलर ब्लाइंडनेस, तो अगर मेल है तो XCY और फीमेल को नॉर्मल मानते हैं। यस, अगर फीमेल नॉर्मल है तो जो आपका ये X है, मेल का जो X है, ये कहाँ जाएगा, डॉटर में, क्योंकि इसके सन में तो मेल से क्या जाएगा, Y जाएगा। अगर हम बात करते हैं किसकी, इसको नॉर्मल ले लेते हैं, मेल को नॉर्मल ले लेते हैं और फीमेल को डिजीज ले लेते हैं, यानी कि XC रेसेसिव है तो होमोजाइगस कंडीशन में एक्सप्रेस होगी। अगर फीमेल बीमार है तो देखना जितने भी XCX जितने भी सन होंगे
वो सब के सब 100% कलर ब्लाइंड होंगे। XCY बनेगा और XCY बनेगा। दो सन, दोनों के दोनों ही सन देखो, अगर मदर बीमार है तो दोनों ही सन क्या होंगे, बीमार। कलर ब्लाइंडनेस, ये दोनों ही कलर ब्लाइंड होंगे, कैरियर नहीं होंगे, क्योंकि एक ही एक्स है ना, एक ही एक्स है, तो एक पर ही अगर चेंज आया तो वो फिनोटाइप अफेक्ट होगा। यस, तो पहली चीज़ हमने ध्यान रखी पेडिग्री सोल्व करते टाइम, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस देखनी है। अगर क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस है तो वो सेक्स लिंक्ड होगा या एक्स लिंक्ड होगा। क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस नहीं है तो वो ऑटोसोमल होगा। यानी कि सबसे बेस्ट आपको ध्यान रखना है, तो एक चीज़ ध्यान रखो कि अगर कोई मदर या बीमार है, या बोलते कोई फीमेल बीमार है, तो पक्की बात है कि उसका सन भी बीमार होगा। यस, सन भी बीमार होगा। और अगर ये बीमार है तो पक्की बात है कि इसके पिताजी भी क्या होंगे, बीमार होंगे, इसके फादर भी बीमार होंगे। यस, दिस इज क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। सॉरी, ये एरो इधर लगाएंगे। यस, फादर से मेल से कहाँ आएगी, फीमेल में आएगी, और फीमेल से वापस से इसके सन में जाएगी। यह है क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। यस, दूसरा है, आपको देखना रहेगा कि डोमिनेंट है या रेसेसिव है। तो सुनो, डोमिनेंट जीन कभी भी किसी भी कंडीशन में अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। अगर वो होमोजाइगस कंडीशन में है तो वो अपने आप को एक्सप्रेस कर ही देगा, रेसेसिव भी कर देगा। लेकिन अगर हेट्रोजाइगस कंडीशन में है तो हेट्रोजाइगस कंडीशन में अपने आप को एक्सप्रेस कौन करेगा, डोमिनेंट। तो चाहे वो होमोजाइगस कंडीशन में हो चाहे हेट्रोजाइगस कंडीशन में हो, हमेशा डोमिनेंट जीन कभी भी किसी जनरेशन को स्किप नहीं करेगा। जनरेशन स्किप करने का मतलब ऐसा होता है कि जैसे मम्मी पापा तो बीमार नहीं हो, नॉर्मल हो, और बच्चे में बीमारी आ जाए, तो मम्मी पापा वाली जनरेशन क्या हो गई, स्किप हो गई। या फिर मम्मी पापा दोनों बीमार और बच्चे सारे कैसे निकल जाएं, नॉर्मल निकल जाएं, तो बच्चों वाली जनरेशन क्या हो गई, स्किप। तो यानी कि जो स्किप जनरेशन है, स्किप जनरेशन वो हमेशा कौन सा जीन दिखाएगा, रेसेसिव जीन दिखाएगा ऑलवेज। तो यहाँ देख लो, अब देखते हैं यहाँ स्किप जनरेशन। देखो, ये इस जगह आपको स्किप जनरेशन दिखेगी। मदर फादर दोनों नॉर्मल हैं और बेटों में बीमारी आ गई, तो मदर फादर वाली जनरेशन क्या कर दी, इसने स्किप कर दी। यहाँ भी आप स्किप जनरेशन देख सकते हो, मदर फादर नॉर्मल हैं और बेटा एक बीमार हो गया, तो स्किप जनरेशन है। इसका मतलब इतना तो क्लियर है कि ये जो डिजीज़ है ये कौन सी है, रेसेसिव डिजीज़ है। तो डोमिनेंट वाली दोनों। अब ऑटोसोमल है या सेक्स लिंक्ड है, तो हम देखेंगे क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस में सबसे बेस्ट काम होता है कि आप सबसे पहले देखो फीमेल को। अगर फीमेल बीमार होगी तो पक्की बात है उसके फादर भी बीमार होंगे और उसका बेटा भी बीमार होगा। तो ये देखो, ये फीमेल सबसे पहले। और पूरी पेडिग्री में ऐसा देखना है आपको। अगर पूरी पेडिग्री में एक भी जगह क्रिस क्रॉस मैच नहीं होता तो आप उसको एक्स लिंक्ड नहीं बोल सकते। ये फीमेल बीमार है तो इसके पिताजी बीमार है, फादर बीमार है, तो इसका बेटा भी बीमार होना चाहिए जो कि बीमार नहीं है, कोई नहीं इसके लिए, ठीक है। अब यहाँ देखो, ये मेल बीमार है तो इसकी मेल में बीमारी अगर एक्स लिंक्ड है तो ये कहाँ से आती, इसकी मदर से आती। तो मदर यहाँ बीमार नहीं है। यहाँ भी देखो, दोनों मेल बीमार है लेकिन इसकी मदर बीमार नहीं है। तो ये साफ सुथरी ऑटोसोमल जो है जीन का कैरेक्टर है, ऑटोसोमल रेसेसिव। यहाँ क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस नहीं है, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस नहीं है तो ऑटोसोमल रेसेसिव। नेक्स्ट, an abnormal human body baby with XXXX chromosome was born due to। क्यों बनता है? पहली बात तो क्रोमोसोमल अबर्शंस जो होते हैं ये नॉन डिसजंक्शन की वजह से होते हैं, जो किसी क्रोमोसोम की एक कॉपी एक्स्ट्रा आ जाना, एक कॉपी कम आ जाना। these are due to chromosomal non disjunction during gamete formation of anaphase first। yes, तो देखो, अगर हम बात करते हैं मेल और फीमेल के, यहाँ ये फीमेल और ये रहा आपका मेल। अगर हम बात करते हैं कि नॉन डिसजंक्शन हुआ है मेल में नॉन डिसजंक्शन हुआ, इसका मतलब जो गैमीट बनेगा, यस गैमीट बनेगा, वो गैमीट में एक्स और वाई दोनों एक साथ चले जाएंगे और एक गैमीट में ना एक्स ना वाई, और फीमेल नॉर्मल है। अगर ये नॉर्मल है तो इसके गैमीट फ्यूज़न कराएंगे तो क्या बनेगा, एक्स एक्स वाई बनेगा, ये बनेगा एक्स ओ, ये बनेगा एक्स एक्स वाई और ये बनेगा एक्स ओ। तो फीमेल में तो मेल में अगर नॉन डिसजंक्शन हुआ तो एक्स 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 कॉम्बिनेशन कहीं नहीं बन रहा। फीमेल में नॉन डिसजंक्शन करा के देख लेते हैं, ये एक्स एक्स और ये एक्स वाई। फीमेल में नॉन डिसजंक्शन का मतलब होता है कि ये दोनों क्रोमोसोम अलग नहीं होंगे, एक ही गैमीट में चले जाएंगे और एक गैमीट में ना एक्स ना वाई।
मेल फीमेल में नॉन डिसजंक्शन है तो मेल नॉर्मल होगा। अब गैमीट फॉर्मेशन गैमीट फ्यूज़न में ये XXX हो जाएगा, ये हो जाएगा XXY, ये हो जाएगा XO और ये हो जाएगा YO। YO पॉसिबल नहीं होगा, ये बनेगा ही नहीं, जाइगोट ही नहीं बनेगा। तो जब फीमेल में नॉन डिसजंक्शन होता है, एबनॉर्मल ओवा बनते हैं, तो क्या मिल रहा है आपको XXX। लेट्स सी फ्यूजन ऑफ 2 स्पर्म एंड 1 ओवम। ऐसा कभी जनरली होता नहीं है कि 2 स्पर्म 1 ओवम से फ्यूज हो रहे हैं। यस, एंड फॉर्मेशन ऑफ एबनॉर्मल स्पर्म एंड फादर। देखो ये यहाँ फादर में एबनॉर्मल स्पर्म बनाया था नॉन डिसजंक्शन, तो XXY बने थे। यस, तो ये भी गलत हो जाएगा। फॉर्मेशन ऑफ एबनॉर्मल ओवा इन मदर, यस दिस इज द करेक्ट आंसर। यहाँ हमने फीमेल में या मदर में एबनॉर्मेलिटी कराई, नॉन डिसजंक्शन कराया या नॉन डिसजंक्शन कराया, तो क्या मिला हमें XXX मिला। And fusion of 2 ova and 1 sperm, this is also wrong. Answer will be the third. A self-fertilizing trihybrid, trihybrid है, इसका मतलब क्या है? कैपिटल A कैपिटल स्मॉल A कैपिटल B स्मॉल B एंड कैपिटल C स्मॉल C। क्या पूछ रहा है? गैमीट के टाइप पूछ रहा है और जाइगोट के टाइप पूछ रहा है कि कितने टाइप के जाइगोट बनेंगे, डिफरेंट। तो गैमीट का तो सीधा फॉर्मूला है 2 की पावर n, n मीन्स नंबर ऑफ हाइब्रिड्स। तो कितना हाइब्रिड है? 3 है, तो 2 की पावर 3। गैमीट कितने डिफरेंट टाइप के हो जाएंगे? 8। जाइगोट में देखो आप कि कितने टाइप के डिफरेंट जीनोटाइप बनते हैं या कितने टाइप के जीनोटाइप बनेंगे। तो अगर हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस में देखें तो 4 जीनोटाइप बनते हैं। यस, डाईहाइब्रिड में देखें 16 बनते हैं। यानी कि किसकी पावर में चल रहा है? मोनोहाइब्रिड में 4 बन रहे हैं, डाईहाइब्रिड में कितने बन रहे हैं? 16। तो ट्राई हाइब्रिड में कितने बनेंगे? यस, 4 × 4 × 4 इज इक्वल टू 64 इज द आंसर। यस, 64 डिफरेंट जाइगोट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सुटेबल मीडियम फॉर कल्चर ऑफ ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर? यू ऑल नो दैट इज ripened banana. Next question is inheritance of skin color in human is an example of polygenic inheritance will be the answer. Next question, which one of the following condition is correctly described describes the number determining the sex in the given example? Okay, sex determination का question है। homozygous sex chromosome ZZ determine the female। देखो बर्ड्स में ZZ टाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन होता है, एंड बर्ड्स में एनसीईआरटी में साफ लिखा गया है, आप पढ़ोगे, फीमेल हेटेरोगेमी होती है। मतलब हेटेरोगेमी का मतलब जो 2 डिफरेंट टाइप के गैमीट बनाएगी वो कौन बनाएगी? फीमेल। तो यहाँ ZW फीमेल होगी और मेल होमोगेमी होता है, होमोगेमस सेम टाइप के गैमीट बनाता है। यहाँ दिया है कि भाई ये फीमेल होगा, फीमेल नहीं, फीमेल होगी हेटेरोगेमी ZW वाली, गलत हो गया। XO टाइप ऑफ सेक्स क्रोमोसोम डिटरमाइंस द मेल सेक्स इन ग्रासहॉपर। यस, ग्रासहॉपर में XXXO टाइप का मिलता है और ग्रासहॉपर में होती है मेल हेटेरोगेमी, यानी कि जो हेटेरोगेमेटिक है वो मेल होगा, तो ये सही कह रहा है। नेक्स्ट, XO कंडीशन इन ह्यूमंस एज फाउंड इन क्लाइनेफेल्टर क्लाइनेफेल्टर नहीं, टर्नर सिंड्रोम अगर लिखता तो हम थोड़ा सोचते। क्लाइनेफेल्टर में तो XXY कंडीशन मिलती है, वैसे ही गलत हो गया। नेक्स्ट, होमोजाइगस सेक्स क्रोमोसोम XX प्रोड्यूस मेल ड्रोसोफिला। नहीं, ड्रोसोफिला में भी XXXY मिलता है और ड्रोसोफिला में भी मेल हेटेरोगेमी मिलती है, तो XX तो होमोगेमस हो गया, तो ये भी गलत हो जाएगा। राइट आंसर विल बी सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ नॉर्मल विजन मैन हुज फादर वाज अ कलर ब्लाइंड मैरीज विद अ वुमेन हुज फादर was also color blind. They have their first child as daughter. What are the chances of this child would be color blind? देखो, नॉर्मल विजन वाला आदमी है, इसके पिताजी कलर ब्लाइंड है। पिताजी कलर ब्लाइंड थे मतलब XCY। अब पिताजी कलर ब्लाइंड है तो X लिंक कैरेक्टर है, मैंने कहा था ना कि पिताजी से तो Y आता है ना, और कलर ब्लाइंडनेस X लिंक्ड है, तो बेटा इनका क्या रहेगा? नॉर्मल ही रहना है। ये लिखा है नॉर्मल विजन मैन, तो यानी कि मेल जो होगा वो आपका नॉर्मल विजन वाला होगा। ये X और Y ये लिख दिया। मैरीज अ वुमेन हुज फादर वाज आल्सो कलर ब्लाइंड। देखो, एक
लड़की जिसके पिताजी कलर ब्लाइंड थे तो XCY, और लड़की में जो X आता है वो उसके पिताजी से आता है। अब पिताजी कलर ब्लाइंड थे तो XC ऐसा का ऐसा ही इसकी लड़की में आ जाएगा, और माताजी के बारे में, मदर के बारे में, इसकी वाइफ की मदर के बारे में कुछ नहीं बोला है तो हम नॉर्मल मानेंगे, और नॉर्मल मदर रहेगी तो XX, तो यानी कि ये फीमेल क्या होगी, इसकी जो वाइफ होगी वो कैरियर होगी। दोनों के जीनोटाइप आ गए। अब हम लॉ ऑफ सेग्रीगेशन से प्रोजेनी के जीनोटाइप देख सकते हैं, XCX एंड X। XCX बनेगा, XX, XCY एंड XY। देखो यहाँ पे जो फीमेल बन रही है, एक फीमेल कैरियर है और एक फीमेल नॉर्मल है। एक जो है, अगर देखो मम्मी कैरियर है तो एक बेटा कलर ब्लाइंड होगा और एक बेटा नॉर्मल। अब इसने पूछा क्या है कि अगर फर्स्ट चाइल्ड डॉटर है तो इसके कितने चांसेस होंगे। देखो ये डॉटर तो डॉटर तो 0%, ये एक डॉटर नॉर्मल है और एक कैरियर है, रेसेसिव है, तो कैरियर को आप डिजीज नहीं बोल सकते, आंसर आएगा 0%। दोनों ही डॉटर में कोई बीमार नहीं होगी। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ प्लियोट्रॉपिक जीन क्या होता है, जो एक से ज़्यादा मल्टीपल ट्रेट को अफेक्ट करता हो या कंट्रोल करता हो, उसी को क्या कहते हैं, प्लियोट्रॉपिक जीन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीमोफीलिया जीन डज नॉट ट्रांसफर फ्रॉम, यस हीमोफीलिया इज ऑल यू नो X-linked रेसेसिव डिजीज, तो फादर टू सन, यस ऑब्वियसली फादर टू सन। देखो मान लो कि एक मेल है, ये फादर है, यस, और ये मदर नॉर्मल है। अगर फादर हीमोफिलिक है तो इसका सन कभी भी हीमोफिलिक नहीं होगा। गैमिट बनेंगे XHY, इसके गैमिट बनेंगे X एंड X। गैमिट फॉर्मेशन में कॉम्बिनेशन बनाओगे XHX, XHX, XY एंड XY, यस। तो ये देखो फादर बीमार है, फादर हीमोफिलिक है, लेकिन इनमें से दोनों बेटों में से कोई भी हीमोफिलिक नहीं है। उसका रीजन क्या है, बिकॉज हीमोफीलिया इज X-linked कैरेक्टर, और जो X है, ये फादर में जो X है ये जा रहा है इसकी बेटी में, यस डॉटर में जा रहा है ना, और ये जो Y है ये जा रहा है कहाँ, इसके बेटे में। तो अगर डिजीज Y लिंक्ड होती तो इनहेरिटेबल होती, लेकिन X लिंक्ड है तो फादर से, जो बेटे में X होता है वो फादर से आता ही नहीं है, वो मदर से आता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, हीमोफिलिक फादर टू सन। नेक्स्ट यहाँ पे आप चेक कर सकते हो हीमोफिलिक मदर टू सन। अगर मदर हीमोफिलिक होगी तो पक्की बात है कि मेल में जो X है ये आना है कहाँ से, इसकी मम्मी से, तो मेल सारे के सारे क्या हो जाएंगे, हीमोफिलिक हो जाएंगे, तो ये ट्रांसमिट होगा। फादर टू डॉटर, देखो ये फादर हीमोफिलिक थी तो ये देखो दोनों डॉटर इसकी क्या रही, कैरियर रही, तो ट्रांसफर हो गया जीन। हीमोफिलिक मदर टू सन एंड डॉटर, यस देखो मदर में दोनों X हैं, यस। अब इसके जो सन में X आता है वो मदर से आता है, तो ये बात तो कंफर्म हमने ऊपर कर ही दी है। लेकिन डॉटर में 2 X होते हैं, एक X पिताजी से आता है और एक X माताजी से। तो अगर मदर में कोई X-linked कैरेक्टर है तो वो सन में भी जाएगा और डॉटर में भी जाएगा, यस। सो आंसर विल बी फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मैच द कॉलम दिया है, डोमिनेंस क्या होता है, तो यहाँ A में डोमिनेंस हो जाएगा इन हेट्रोजाइगस ऑर्गेनिज्म ओनली वन एलील एक्सप्रेस इटसेल्फ, ए में सेकंड हो जाएगा। बी कोडोमिनेंस होगा, कोडोमिनेंस में यस ये रहा इन हेट्रोजाइगस ऑर्गेनिज्म बोथ एलील्स एक्सप्रेस फुल्ली देमसेल्फ। सी इज प्लियोट्रॉपी, अभी पढ़ी हमने प्लियोट्रॉपी कि एक सिंगल जीन मेनी कैरेक्टर को इन्फ्लुएंस करे, वो प्लियोट्रॉपी है। और डी पॉलीजेनिक व्हेन मेनी जीन गवर्न्स अ सिंगल कैरेक्टर। लेट्स मैच, ए में सेकंड है, बी में थर्ड है, सी में 4 है और डी में फर्स्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पिक आउट द करेक्ट स्टेटमेंट। ओके, हीमोफीलिया इज अ सेक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर, सही बात है, ये एक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर होता है और एक्स क्रोमोसोम सेक्स होता है, तो वो सही स्टेटमेंट। डाउन सिंड्रोम इज ड्यू टू एन्यूप्लॉइडी, बिल्कुल करेक्ट है। PKU, phenylketonuria, is a autosomal recessive, it is also correct. Sickle cell anemia is a X-linked recessive. Sickle cell anemia is a autosomal recessive, not sex-linked recessive. So ये incorrect हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा आपका A करेक्ट है, B करेक्ट है, C करेक्ट है। A, B and C are correct. Next question, thalassemia and sickle cell anemia are caused due to problem in
ग्लोबिन मॉलिक्यूल सिंथेसिस, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। ओके, देखो थैलेसामिया में जो जीन होता है वो डिलीशन की वजह से, भाई म्यूटेशन जो होता है वो डिलीशन होता है, एलील का ही डिलीशन। अब ग्लोबिन चेन को बनाने वाला एलील ही डिलीट कर दिया तो ग्लोबिन चेन के नंबर ऑफ ग्लोबिन चेन जो है नॉर्मल से क्या बनेगी, कम बनेगी। यानी कि थैलेसामिया में जो ग्लोबिन चेन या हीमोग्लोबिन है उसकी क्वांटिटी क्या बनेगी, कम बनेगी। जबकि सिकल सेल एनीमिया में सब्स्टिट्यूशन होता है, डिलीशन नहीं होता, सब्स्टिट्यूशन होता है। यस, ग्लूटामिक एसिड GAG का GUG से होता है, तो सब्स्टिट्यूशन की वजह से नंबर ऑफ ग्लोबिन चेन सिंथेसिस पर अफेक्ट नहीं होगा, लेकिन उसकी जो क्वालिटी है ग्लोबिन चेन की वो क्या हो जाएगी, गिर जाएगी। तो सिकल सेल एनीमिया इज ए क्वालिटेटिव डिसऑर्डर। यह सिकल सेल एनीमिया ग्लोबिन चेन की क्वालिटी में डिक्रीमेंट की वजह से होता है और ये क्वांटिटी में डिक्रीमेंट की वजह से होता है थैलेसामिया, क्योंकि यहाँ जीन ही डिलीट हो जाता है या एलील डिलीट हो जाता है। बोथ आर क्वालिटेटिव, नहीं। बोथ आर क्वांटिटेटिव, नहीं। थैलेसामिया इज ड्यू टू लेस सिंथेसिस ऑफ ग्लोबिन मॉलिक्यूल, यस, यही तो हमने देखा है, जीन डिलीट हो गया तो ऑब्वियसली जब एलील डिलीट हो गया तो ग्लोबिन चेन अब पहले की कंपैरिजन में कम बनेगी। सिकल सेल एनीमिया इज अ क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम, नॉट क्वांटिटेटिव, इट इज अ क्वालिटेटिव प्रॉब्लम। यहाँ क्वालिटी में गिरावट आती है जबकि थैलेसामिया में क्वांटिटी में गिरावट आती है। सो द आंसर विल बी थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ डिजीज कॉज्ड बाय ऑटोसोमल नॉन डिसजंक्शन। देखो ऑटोसोमल नॉन डिसजंक्शन का मतलब क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम। क्लाइनेफेल्टर जो है ये XXY होता है और टर्नर XO होता है। और X और Y दोनों क्या है, सेक्स क्रोमोसोम है, तो ये दोनों तो सेक्स क्रोमोसोम में नॉन डिसजंक्शन अगर होगा तो टर्नर और क्लाइनेफेल्टर होगा। सिकल सेल एनीमिया इज नॉट अ क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, इट इज अ जेनेटिक डिसऑर्डर। ये जीन में चेंज होने की वजह से होता है, तो यहाँ तो क्रोमोसोमल पूछा है, यस, तो ये आंसर होगा ही नहीं। आंसर इज डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम सब जानते हो आप, 21 ट्राइसोमी, 21 नंबर का जो क्रोमोसोम है, तो 21 नंबर का है तो वो क्या होगा, ऑटोसोम होगा। यस, उसकी 3 कॉपी आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द जेनेटिक डिसऑर्डर इन विच एन इंडिविजुअल हैज ओवरऑल मस्कुलाइन डेवलपमेंट, गायनेकोमास्टिया एंड स्टेराइल। यस, कैरेक्टर दिए हैं, क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम के कैरेक्टर हैं। इसमें मेल जो होता है उसमें एक एक्स्ट्रा आने की वजह से यस फेमाइन कैरेक्टर यानी कि गायनिकोमास्टिया दिखाई देता है, स्टेराइल होता है और उसमें जो बॉडी है वाई क्रोमोसोम की वजह से हाईली मस्कुलाइन बॉडी होती है। क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम के कैरेक्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिंबल इज यूज्ड टू मैटिंग बिटवीन रिलेटिव्स, या मैटिंग बिटवीन रिलेटिव्स NCERT में दिया गया है। अगर यहाँ डबल लाइन हो इसका मतलब ये दोनों रिलेटिव हैं। नेक्स्ट, मार्क द करेक्ट मैच। करेक्ट मैच को मार्क करना है। यहाँ दिया है कुछ टर्नर सिंड्रोम 45 + XO, नहीं 45 + X तो 46 हो जाएगा। टर्नर सिंड्रोम जो होता है इसको आप या तो 44 + XO लिख सकते हो या ऐसा लिख सकते हो 45 with XO, मतलब XO को मिला के 45 क्रोमोसोम होंगे, या ऐसा लिख सकते हो 44 + X वाला कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा, क्योंकि ये मोनोसोमी है। मोनोसोमी में एक क्रोमोसोम कम होगा। टोटल 46 होते हैं, एक कम हो जाएगा तो टोटल कितने हो जाएंगे, 45। गलत हो गया। PKU 44 + XXY सब जानते हो। PKU जो है वो सेक्स क्रोमोसोम से संबंध नहीं है उसका ऑटोसोमल। PKU इज ऑटोसोमल डिसऑर्डर, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया। क्लाइनेफेल्टर 44 + XXY ये बिल्कुल सही अभी डिस्कस किया। थैलेसामिया इज ऑल्सो not related with sex chromosome, so the answer is third. Next question is who rediscovered the result of Mendel's experiment? तो डिवरीज ने किया, शेमार्क, कॉरेंस, फर्स्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, what will be the possible blood group in children from the parent with B and AB blood group? पेरेंट का ब्लड ग्रुप एक का बी है और एक का ए बी है, तो ए बी वाले का जीनोटाइप तो कंफर्म है, आई ए होगा और आई बी होगा। अब बी वाले का जीनोटाइप जो है या तो आई बी हो सकता है या आई बी आई ओ हो सकता है, दोनों ही हो सकते हैं बी वाले पेरेंट के। तो कह रहा है कि इनके बच्चों के क्या संभव
ब्लड ग्रुप हो सकते हैं। तो देख लो बच्चों के संभव ब्लड ग्रुप अगर कैपिटल बी माने तो यहाँ हो जाएगा AB, ये हो जाएगा आपका BB, IB, ये हो जाएगा आपका IA और ये हो जाएगा IB। तो यहाँ आएगा ब्लड ग्रुप आपका AB, ये ब्लड ग्रुप रहेगा B, ये रहेगा AB और ये रहेगा B। अगर हम इसको इस वाले पेरेंट का, B वाले पेरेंट का जीनोटाइप ये माने, और अगर IBIO माने तो क्या हो जाएगा IBIO, और एक का है IAIB, तो ये हो जाएगा आपका AB ब्लड ग्रुप हो जाएगा, ये B ब्लड ग्रुप हो जाएगा, ये A हो जाएगा और ये B हो जाएगा ब्लड ग्रुप। तो संभवतया एक तो आंसर AB और B वाला हो सकता है, यहाँ AB ब्लड ग्रुप होगा, यहाँ B ब्लड ग्रुप होगा, यहाँ A होगा और यहाँ B ब्लड ग्रुप होगा। तो आंसर एक तो हो जाएगा आपका AB और B हो सकता है, और एक AB हो सकता है, A हो सकता है और B हो सकता है। तो AB और B कहीं दिया नहीं है, यस, लेकिन A दिया है, B दिया है और AB दिया है, तो आंसर विल बी थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हीमोफीलिया इज मोर कॉमनली सीन इन ह्यूमन मेल्स देन ह्यूमन फीमेल बिकॉज क्योंकि ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर होता है, और हीमोफीलिया में क्या होता है कि ब्लीडिंग बंद नहीं होती, तो मेल जो है हीमोफिलिक मेल बच्चे पैदा करने तक की उम्र में जिंदा रहे, उसको कोई चोट ना लगे, ऐसा संभव है नहीं। क्योंकि अगर फीमेल को हीमोफिलिक करना है तो मिनिमम उसके पिताजी जो हैं वो हीमोफिलिक होने चाहिए और उसकी मदर वो कैरियर होनी चाहिए, तब जाकर के एक फीमेल क्या बनती है हीमोफिलिक। लेकिन जो इसके पिताजी हैं ये इसको पैदा करने की उम्र तक जिंदा रह पाए इस डिजीज़ को लेकर के, ये काफ़ी रेयरली है ना, काफ़ी रेयरली ऐसा होता है। क्योंकि रेयरली ऐसा होता है कि आदमी को 25-30 साल तक चोट ना लगे, कोई ना कोई चोट तो लगी जाती है। तो इसलिए जो हीमोफीलिया है वो सामान्यतः मेल में होता है, फीमेल में नहीं, बिकॉज इट इज़ अ एक्स लिंक्ड। वाई लिंक तो होगा नहीं, एक्स लिंक डोमिनेंट ये है नहीं, यस, आंसर आएगा एक्स लिंक्ड रेसेसिव म्यूटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द डिसऑर्डर रिलेटेड कैरियोटाइप बिलो। देखो एनसीईआरटी का डायग्राम दिया है। अब देखो यहाँ पर इस क्रोमोसोम को ध्यान से देखोगे तो ये ट्राइसोमी दिखाई गई है, यस, ट्राइसोमी दिखाई गई है इस क्रोमोसोम की। यहाँ देख लेते हैं, इस वाले क्रोमोसोम की ट्राइसोमी दिखाई गई है, मतलब 3 कॉपी दिखाई गई है। अब ट्राइसोमी देखो यहाँ, टर्नर सिंड्रोम तो मोनोसोमी है, तो ये तो ऑप्शन ही हट जाएगा, यस। जो डाउन सिंड्रोम है वो 21 ट्राइसोमी है, तो इट कैन बी द आंसर। मायोटोनिक डिस्ट्रोफी, यस, ये ऑटोसोमल, ये क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है ही नहीं, जेनेटिक डिसऑर्डर है। यहाँ क्रोमोसोमल डिसऑर्डर दिखाया गया। सिस्टिक फाइब्रोसिस भी एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। आंसर आ गया इसका, तो डाउन सिंड्रोम आंसर है, ट्राइसोमी, क्योंकि ये यहाँ क्रोमोसोम दिखाए गए हैं और ये दोनों हैं जेनेटिक डिसऑर्डर और ये मोनोसोमी हैं, तो आंसर सीधा आ जाएगा डाउन सिंड्रोम। नेक्स्ट, अ जीन सेड टू बी डोमिनेंट इफ। तो डोमिनेंट जीन कौन होगा? ऑब्वियसली डोमिनेंट जीन वो होगा जो होमोजाइगस में तो अपने आप को सभी एक्सप्रेस करते हैं, होमोजाइगस में तो रेसेसिव भी अपने आप को एक्सप्रेस करे। डोमिनेंट वो होगा जो होमोजाइगस में भी अपने आप को एक्सप्रेस करे और हेट्रोजाइगस कंडीशन में भी अपने आप को एक्सप्रेस करे, उसी को हम कहते हैं डोमिनेंट। तो ओनली होमोजाइगस को तो मैं तो रेसेसिव भी कर देता है ना, ओनली हेट्रोजाइगस भी आंसर हो सकता है, लेकिन ये ऑप्शन अगर पढ़े तो बोथ होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस, इट विल बी द मोर करेक्ट आंसर। इट नेवर एक्सप्रेस इन एनी कंडीशन, ये तो कुछ नहीं है, फालतू है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन इज द डिफेक्ट सिकल सेल एनीमिया इज कॉज्ड बाय। तो सब्सटीट्यूशन की वजह से होता है, यस, GAG में एडेनिन का सब्सटीट्यूशन जो है वो हो जाता है किससे? गुआनिन से। सब्सटीट्यूशन GUG, ये एडेनिन जो है इसका सब्सटीट्यूशन गुआनिन से हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ आने वाले जो अमीनो एसिड हैं, GAG ग्लूटामिक एसिड को कोड करता है, GUG वेलाइन को कोड करता है। आना ग्लूटामिक एसिड था लेकिन उसकी जगह 6 पोजीशन पर वेलाइन आ जाता है। तो देखो, ये देखो, ग्लूटामिक एसिड बाई वेलाइन एट 6 पोजीशन ऑफ द बीटा ग्लोबिन चेन। तो आंसर आ जाएगा सब्सटीट्यूशन एंड बीटा ग्लोबिन चेन। ऑलराइट, ओके, थैंक यू।